कहानी के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर सियोंग को दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर की सारी पैसे चुरा लेता है और वो पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए वो कंपनी वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और उससे वो काफी मारते हैं। अब सियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकरा गया था। तब जरूर उस लड़की ने ही उसकी जेब काटी होगी। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे होते ही नहीं तो इसलिए वो लोग सियोंग को 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। और जब सियोंग वहाँ पर बैठकर दूसरी ट्रेन के आने का वेट कर रहा होता है तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है और ये अननोन पर्सन था, यानी सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। अब इतने सारे पैसे को सुनकर सियोंग वो गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। काफी मार खाने के बाद फाइनली ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसा जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पे कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर आता है तब उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने सौतेले बाप के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए, लेकिन अपनी बेटी का कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी लेने आती है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सारे लोगों की आंख खुलती है तब वो लोग खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे और वे लोग वहाँ पर ऐसे प्लेयर थे क्योंकि उन सभी को एक यूनिफॉर्म पहनाया गया था। और इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि वहाँ का फ्रंटमैन था और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन सभी ने बहुत सारे कर्जे ले रखे थे। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पे आया था क्योंकि उसकी लाइफ वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर जिनमें लड़की का नाम सैबियोक और लड़के का नाम जेंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सैबियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेके भाग गई थी, यानी उसी लड़की ने सियोंग की जेब काटी थी। अब सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास आता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड उन सभी प्लेयर को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलने होंगे और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़ के नहीं जा सकता और दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब उसके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहते तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगू से मिलता है जो उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था और रूल ये था कि डॉल जब गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सभी को रुक जाना है, यानी मूव नहीं करना। और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में सब कुछ उन्हें प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके उसे मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और अब इन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसलिए वो लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन क्योंकि गेम का रूल था इसलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है और अब 456 प्लेयर में सिर्फ 255 रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे
सारे प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो ये गेम को स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी कि फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाए जाते हैं, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर के फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहते थे, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वो वहाँ पर पुलिस को सारी बात बता देता है। लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पे यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाला बात ये है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उधर सियोंग का क्लासमेट सेंगू अपने मदर को छुप कर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंगू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट से पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग के मदर का पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने की वजह से उनकी जख्म और ज्यादा बढ़ गई थी। तब डॉक्टर उनको बताते हैं कि तुम्हारे मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा और इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सियोंग के पास इतने सारे पैसे नहीं होते, क्योंकि उसने अपने मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपने वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है। साथ ही साथ उन्हें ये भी कहता है कि वो मेरे फैमिली से दूर रहे, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसलिए उन दोनों में फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तभी मौके का फायदा उठाकर पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपने वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सोबियक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने उसकी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सैबियोक वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ सैबियोक को अपनी मदर वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब सैबियोक का एक छोटा सा भाई भी होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई बहुत समय से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई का घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई तो कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया है। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तब उसे एक कार्ड मिलता है वहाँ पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। तो इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है उसे वो कार्ड दोबारा से मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को रिज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है और वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को सेबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सेबियोक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है तो गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेबियोक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सेबियोक अपने फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सेंगू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सेबियोक से पूछता है, जिस पर सेबियोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर को प्ले ग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने 4 शेप्स थी और 4 शेप्स में से उन्हें कोई एक शेप्स को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सेंगू सियोन को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कि शेप्स बनी होती है। अब गेम ये होती है कि उन लोगों को किसी तरह से उन शेप्स को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, क्योंकि अगर शेप्स जरा सा भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगू तो इजिली अपने शेप्स को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सब को वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर वापस आए थे, जिनमें से अब 108 रह गए थे। इसके बाद उन सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने को लेकर जेंग से एक लड़के से फाइट हो जाती है। उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो वहीं पर मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन
ऑर्गेन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए जब भी डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडी को गायब कर लेते हैं। और ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया था जो उसकी सारी वीडियोस को डिलीट कर देता था। और गार्ड्स तो उस डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे कमजोर प्लेयर गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सेंगू को पता था कि सियोंग की टीम कोई उल्टा काम जरूर करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। और उधर जो डॉक्टर प्लेयर होता है जेंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जेंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जेंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगते हैं। जेंग एक लड़की को मारकर सैबियो को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर का एक एक टीम बनाने को कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जेंग को गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो सोबिया के फीमेल फ्रेंड को अपने टीम में नहीं रखता और वो अपने टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगू भी अपनी टीम बना लेता है क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, इसलिए सोबिया की फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है। और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जेंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी आती है सेंगू की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग्स ऑफ वॉर खेल रखे हैं, इसलिए वो उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएगी, जिस पर सेंगू उन सभी को कहता है कि रेडी रहना। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जेंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसलिए जेंग को डर था कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर न लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से न हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड मिलकर डेड बॉडी का ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन को डिलीवरी करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 को। तभी वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर गार्ड नंबर 29 यानी जिसने वो ऑर्गन डिलीवरी करने जाने थे, वो कोई न्यू नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के भेष में वहाँ पर आया था। और ये सारी बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद 20 और 29 यानी कि ऑफिसर ऑर्गन को डिलीवरी करने के लिए चले जाते हैं। तब रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ ही साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट कर देता है। साथ ही साथ वो ऑफिसर उस एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिस पर वो नंबर 28 उससे कहता है कि वो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर से कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगले गेम के बारे में पता नहीं होता। तभी डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में वो डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार डालता है। साथ ही साथ इन्हें वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर के यानी फ्रंटमैन के रूम तक पहुँच जाता है। तब वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स थे, और जब वहाँ पर ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उन्हें सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सभी को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सेबिया की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी उनका पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर को 10-10 मार्बल यानी कि कंचे दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल लेने होते हैं बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा यानी कि जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। अब सेंगू और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें से उन्हें गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितना मार्बल है। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सेंगू का
सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से सेंगू के पास लास्ट में सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगू को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपने बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा से करवाया जाएगा। अब यहाँ सेंगू धोखे से सियोंग का फ्रेंड का सारा मार्बल चेंज कर लेता है। इसके बाद सेंगू मार्बल लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं और उधर प्लेयर नंबर 1 यानी कि उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था। लेकिन सियोंग किसी तरह से उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर ये दोनों यानी कि वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन ऑड खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग का सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अंकल मेरे साथ एक और गेम खेलिए ना। तब यहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल धोखे से लिए हैं। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की कोशिश कर रहा था। तभी ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी सियोंग को सारे मार्बल दे देता है। इधर सोबियक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रही होती है। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल को दीवार के सबसे ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले सोबियक अपनी मार्बल फेंकती है, लेकिन जब सोबिया के फ्रेंड की बारी आती है तब वो अपने सारे मार्बल फेंक देती है। लेकिन सोबिया की लेती है तो वो उसे दोबारा से फेंकने को कहती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सोबियक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसलिए सोबिया के फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबके डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वहाँ से सब वापस से रूम आ जाते हैं। यहाँ पर जेंग देखता है कि सोबिया की वो वाली फ्रेंड अभी तक जिंदा है जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोबिया की ये वाली फ्रेंड जेंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था तो इसलिए जेंग की वो फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास से उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि उसके सारे वीआईपी आ चुके हैं, तो इसलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपी को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपी के आने के बारे में एक दूसरे आदमी को जाके बताता है और यही आदमी मैन होता है। और ये कौन होता है हम ये आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे उन सभी को 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से 16 तक नंबर पड़े होते हैं और सभी प्लेयर अपना अपना कोई भी एक नंबर ले लेता है। इसका मतलब ये था कि जो नंबर जिसके पास होगा उसी मुताबिक उसकी बारी आएगी। अब लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम खत्म हो जाए। और तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दी हुई टाइम में उन्हें ब्रिज के दूसरे साइड पे जाना है। अब इनके बीच 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो होता है आम गिलास और एक होता है टेम्पलेट ग्लास। आम गिलास पे पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जेंग सबके सामने होता है और वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो आगे जाए या तो सारे ही मर जाए। तभी जेंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे चिढ़ा रही थी और वो जेंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जेंग को पकड़ लेती है और उसे लेके नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पे एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पलेट ग्लास कौन सा है, लेकिन फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है। तब वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास टाइम भी कम था, इसलिए सेंगू उसको धक्का दे देता है और यहाँ पर सोबियोक, सियोंग और सेंगू ब्रिज को पार कर लेता है। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सोबियोक को। उधर वो ऑफिसर एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली। अब एक वीआईपी को उस पर शक होता है तो वो कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इसलिए ऑफिसर वहाँ से भागकर आयरलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये ऑफिसर अपने सीनियर के पास कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर
ऑफिसर तो फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। तब वो ऑफिसर देखता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई होता है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। इधर ग्लास लगने की वजह से सोबिया काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा था। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक चाकू भी रख दिया जाता है। मतलब रात को इन तीनों में से एक दूसरे को मार देगा। अब सियोंग नोटिस करता है कि सोबियक की हालत काफी खराब है, इसलिए वो सोबियक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगू को हरा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम दोनों बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सोबियक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिन्हें मैं ऑर्फनेज पे छोड़ के आई हूँ और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब सोबियक की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग कोई मदद लेने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगू सेबियो को मार चुका था। नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी कि लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सेंगू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगू तो अपने आप को ही मार डालता है जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था और जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए गए हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेड हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है और उसने अभी तक जीते हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था और फिर सियोंग उस एड्रेस पे जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का है, यानी नंबर 1 का, और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारी गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया ऐसा करने के लिए और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है मेरे भाई। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं और ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सोबिया के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर जाता है सेंगू के मदर के पास और वो सेंगू के मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ ही साथ उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों के लाइफ से। लेकिन आगे से रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।